नमस्कार। आज हम ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ना, उसके बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में झांकने वाले हैं। जी। वो सफर जो जानकारी किसी किताब से, लेख से या अनुभव से तय करके हमारे दिमाग में अपनी जगह बनाती है। मतलब कैसे कोई सूचना सिर्फ याददाश्त का हिस्सा ना रह के हमारी समझ और हुनर में तब्दील हो जाती है। ये कैसे होता है? बिल्कुल, ये एक तरह से कह सकते हैं ज्ञान की पाचन क्रिया है। जैसे खाना पचकर शरीर का हिस्सा बनता है ना, हाँ। वैसे ही जानकारी को संसाधित करके, प्रोसेस करके दिमाग के न्यूरल नेटवर्क का हिस्सा बनाना। ये सिर्फ सूचना इकट्ठा करना भर नहीं है, उसे आत्मसात करना है, अंदर उतारना है। और इसी दिलचस्प प्रक्रिया को समझने के लिए हमारी आज की ये गहन चर्चा शिवा नारायण के एक लेख पर आधारित है। लेख का नाम है ज्ञान हस्तांतरण के मार्ग, लर्नोग्राफी के तंत्रिका राजमार्ग। अंग्रेजी में पाथवेज ऑफ नॉलेज ट्रांसफर, न्यूरल हाईवेज ऑफ लर्नोग्राफी, जो तक्षशिला पेज पर प्रकाशित हुआ है। हाँ, ये लेख सीखने को एक बहुत ही मौलिक, बड़े फंडामेंटल नजरिए से देखता है। हाँ। पारंपरिक शिक्षा जो अक्सर स्कूल जाने, क्लासरूम में बैठने, मतलब इन बाहरी चीजों पर ध्यान देती है। हाँ, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। हाँ। उससे हटकर ये ज्ञान के अंदरूनी सफर पर रोशनी डालता है। हाँ। कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। हाँ, और हमारा मिशन आज यही है समझना कि ये लर्नोग्राफी आखिर है क्या भला, और ये कैसे हमारे दिमाग के अंदर ज्ञान के असली वो जो अनदेखे राजमार्ग है उन्हें बनाती है। तो हम स्कूल तक जाने वाले रास्ते की बात नहीं करेंगे आज, नहीं। बल्कि किताब या अनुभव से दिमाग तक पहुंचने वाले रास्ते की पड़ताल करेंगे। चलिए इसे खोल कर समझते हैं। सबसे पहले ये लर्नोग्राफी पारंपरिक शिक्षा से अलग कैसे है? इसका मूल विचार क्या है ये? देखिए, पारंपरिक शिक्षा अक्सर भौतिक संरचनाओं और बाहरी गतिविधियों पर केंद्रित होती है। स्कूल की इमारत है, क्लासरूम का माहौल है, लेक्चर सुनना है, नोट्स लेना है। जी। लर्नोग्राफी इसके ठीक उलट ज्ञान के दिमाग के भीतर होने वाले सफर पर जोर देती है। इसे हम किताब से दिमाग तक या बुक टू ब्रेन ज्ञान हस्तांतरण की आंतरिक प्रक्रिया कह सकते हैं। अच्छा। ये बाहरी रास्ते, मतलब स्कूल तक पहुंचना, उसके बजाय अंदरूनी रास्ते यानी दिमाग में ज्ञान का बनना, उसकी बात करती है। यानी ये सिर्फ जानकारी को सुन लेना या उसे रट लेना नहीं है, कुछ और हो रहा है यहाँ। बिल्कुल। यही सबसे बड़ा फर्क है। लर्नोग्राफी मानती है कि सीखना दिमाग में एक सक्रिय निर्माण प्रक्रिया है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन। ये जानकारी को दिमाग के सर्किट में बदलने जैसा है, जैसे कोई इंजीनियर सर्किट डिजाइन करता है ना। अच्छा। ये निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण करना नहीं है, बल्कि उसे समझना, उसे अपने मौजूदा ज्ञान से जोड़ना और फिर सबसे महत्वपूर्ण, उसे किसी न किसी रूप में प्रदर्शित करना या इस्तेमाल करना है। बिना इस सक्रिय भागीदारी के ज्ञान दिमाग में सिर्फ एक मेहमान की तरह आता जाता रहता है, घर नहीं बनाता। ठीक है, तो ये जो अंदरूनी रास्ते हैं जिन्हें लेख ज्ञान हस्तांतरण के मार्ग या पाथवेज ऑफ नॉलेज ट्रांसफर कह रहा है, ये दिमाग के अंदर के न्यूरल हाईवे कैसे बनते हैं? ये कोई बनी बनाई सड़कें तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में क्या कहते हैं, दिमाग के अंदर ना न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस बनते हैं, व्यवस्थित कनेक्शंस। अच्छा। जो किसी खास ज्ञान या स्किल को मतलब एनकोड करते हैं। और ये रास्ते सिर्फ लेक्चर सुनने या किताब पढ़ने भर से नहीं बनते। बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे? इनका निर्माण होता है सक्रिय भागीदारी से, खासकर ऐसे कामों से जिनमें दिमाग के साथ साथ शरीर भी शामिल हो। शरीर भी? हाँ, लेख इसे मोटर विज्ञान कहता है, जो इन मार्गों के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। मोटर विज्ञान, ये शब्द थोड़ा चौंकाता है। आमतौर पर हम सीखने को पूरी तरह से दिमागी काम मानते हैं, है ना, संज्ञानात्मक, शारीरिक नहीं। तो ज्ञान के रास्ते बनाने में शरीर या शारीरिक क्रिया का क्या काम? यही लर्नोग्राफी का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये कहती है कि सीखना सिर्फ एक संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव या मौखिक वर्बल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये गहराई से एक न्यूरोमोटर प्रक्रिया है। न्यूरोमोटर? हाँ, यानी दिमाग सिर्फ सुनकर या देखकर उतना प्रभावी ढंग से नहीं सीखता जितना करके सीखता है। डूइंग इज लर्निंग। करके सीखना मतलब लिखना, चित्र बनाना, कुछ बनाना, इस तरह की चीजें। हाँ, बिल्कुल। इसमें लिखना शामिल है, चित्र बनाना, मॉडल बनाना, किसी समस्या को हल करने के लिए दिमागी कसरत के साथ साथ हाथों का इस्तेमाल करना। यहां तक कि पढ़ते समय आंखों की खास तरह की गति भी शामिल है। जब हम किसी जानकारी के साथ इस तरह एक्टिवली जुड़ते हैं, उसे किसी क्रिया में बदलते हैं, तो वो जानकारी दिमाग के सर्किट में ज्यादा मजबूती से अंकित होती है।
चिपक जाती है कह सकते हैं। ये निष्क्रिय ग्रहण करने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। तो इन सक्रिय मार्गों के बनने का नतीजा क्या होता है? दिमाग में क्या बनता है आखिर? इसका नतीजा होता है ब्रेन पेज मैप्स और मॉड्यूल्स का निर्माण। अच्छा ये सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है, अच्छा। बल्कि ये दिमाग के अंदर ज्ञान के सुव्यवस्थित नक्शे और इस्तेमाल करने लायक इकाइयां हैं, मॉड्यूल हैं। ये वो आंतरिक ढांचा है जो हमें सीखे हुए ज्ञान को समझने, याद रखने और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने की क्षमता देते हैं। ये ज्ञान को दिमाग का स्थायी निवासी बनाते हैं। हाँ हाँ, कि आया और गया, बल्कि वो बस जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं रच बस जाता है। ये मोटर विज्ञान वाली बात पर थोड़ा और रुकते हैं। अगर सीखना एक न्यूरोमोटर प्रक्रिया है, तो क्या ये हर तरह की पढ़ाई पर लागू होता है? जैसे मान लीजिए इतिहास पढ़ रहे हैं या दर्शन शास्त्र जैसा कोई अमूर्त विषय सीख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वहाँ मोटर गतिविधि का क्या मतलब होगा? वहाँ तो कोई मशीन नहीं चलानी या मॉडल नहीं बनाना। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मोटर का मतलब सिर्फ बड़ी शारीरिक गतिविधियां, मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स ही नहीं है। अच्छा। अमूर्त विषयों में भी लिखने का कार्य सिर्फ नोट्स कॉपी करना नहीं, बल्कि अपने शब्दों में लिखना, माइंड मैप बनाना। हाँ, अपने शब्दों में समराइज करना। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करना और उन्हें ड्रॉ करना, किसी तर्क के पक्ष विपक्ष में पॉइंट्स लिखना, या यहाँ तक कि किसी जटिल विचार को समझाने के लिए बोलना, ये सब मोटर गतिविधियां हैं जो ज्ञान को दिमाग में एम्बॉडी करती हैं। एम्बॉडी मतलब उसे सिर्फ दिमागी विचार ना रखकर एक तरह से शारीरिक अनुभव से जोड़ती हैं। ये अमूर्त को मूर्त बनाने जैसा है एक तरह से। अच्छा, तो ये मोटर गतिविधि सैद्धांतिक समझ को व्यवहारिक प्रदर्शन या अभिव्यक्ति से जोड़ देती है, चाहे वो अभिव्यक्ति लिखने के रूप में हो या बोलने के। ये ज्ञान को सिर्फ जानने से कर सकने या समझा सकने तक ले जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ज्ञान को निष्क्रिय जानकारी से सक्रिय कौशल में बदलता है, एक्टिव स्किल, और ये दिमाग के उन हिस्सों को मजबूत करता है जो योजना बनाने, क्रियान्वयन करने और प्रक्रियात्मक याददाश्त यानी कैसे करें वाली याददाश्त से जुड़े हैं। प्रोसीजरल मेमोरी। दिमाग के हिस्सों की बात आई है तो लेख में कुछ खास मस्तिष्क क्षेत्रों का जिक्र है जो इन ज्ञान मार्गों के निर्माण में शामिल हैं। ये कौन से हिस्से हैं और ये मिलकर कैसे काम करते हैं? यहाँ थोड़ी तकनीकी बातें आ सकती हैं, पर कोशिश करते हैं इसे सरल रखने की। हाँ, कोशिश करते हैं। लेख कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का जिक्र करता है। इनको अलग अलग देखने के बजाय इनके मिले जुले काम को समझना ज्यादा जरूरी है। आप इन्हें मान लीजिए 2 टीमों में बांट सकते हैं। अच्छा, 2 टीमें। हाँ, एक टीम जो जानकारी को अंदर लाती है और उसे सहेजती है, स्टोर करती है, और दूसरी टीम जो उसे क्रिया और सटीकता में बदलती है, एक्शन और प्रिसिजन। ठीक है, तो टीम 1 जानकारी लाने और सहेजने वाली, उसमें कौन है? इसमें मुख्य हैं थैलेमस और हिप्पोकैम्पस। थैलेमस एक तरह का रिले स्टेशन है, गेटकीपर कह लीजिए, जो हमारी इंद्रियों से आने वाली ज्यादातर जानकारी को प्रोसेस करके आगे भेजता है। हिप्पोकैम्पस याददाश्त बनाने, खासकर नई जानकारी को पुरानी से जोड़ने और ये याद रखने में मदद करता है कि हमने कोई चीज कहाँ और किस संदर्भ में सीखी थी। ये ज्ञान को कॉन्टेक्स्ट देता है। अच्छा, कहाँ और कैसे सीखा ये भी याद रखता है। हाँ, और टीम 2 क्रिया और सटीकता वाली। हाँ, टीम 2। इसमें आते हैं बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम। बेसल गैंग्लिया आदतों को बनाने और प्रक्रियात्मक सीखने, मतलब हैबिट फॉर्मेशन और प्रोसीजरल लर्निंग जैसे टाइपिंग, साइकिल चलाना, इनको नियंत्रित करने में माहिर है। ये जानने को करने में बदलने का अहम खिलाड़ी है। ओके। और सेरिबेलम, जिसे हम अक्सर संतुलन, बैलेंस के लिए जानते हैं, वो हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में प्रिसीजन और समय का तालमेल बिठाता है, कोऑर्डिनेशन। ये सीखे हुए काम को और बेहतर और ज्यादा ऑटोमेटिक बनाता है। तो ये चारों थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम एक ऑर्केस्ट्रा की तरह मिलकर काम करते हैं। कोई जानकारी लाता है, कोई उसे याद रखता है, कोई उसे आदत बनाता है और कोई उसे परफेक्ट बनाता है, ऐसा कुछ। बिल्कुल सही समझा आपने। इनका यही गतिशील तालमेल, ये डायनामिक इंटरैक्शन ही ज्ञान के उन राजमार्गों का निर्माण और उन्हें मजबूत करता है। ये कोई एक हिस्से का काम नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क का नतीजा है। और मोटर गतिविधियां खासतौर पर बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम वाले लूप को सक्रिय करती हैं, जिससे ज्ञान सिर्फ याददाश्त न रहकर कौशल बन जाता है, स्किल। ये समझना वाकई कमाल का है कि कैसे दिमाग के अलग अलग हिस्से इतने जटिल तरीके से मिलकर सीखने जैसी प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। अरे वाह! अब लेख में
किताब से दिमाग प्रक्रिया का जो चक्र बताया गया है उसे थोड़ा और खोलते हैं। इसके चरण क्या है, ये साइकिल कैसे काम करता है? हाँ, ये लर्नोग्राफी का एक्शन प्लान है, आप कह सकती हैं। जी, इसके 3 मुख्य चरण हैं, एक साइकिल की तरह। ठीक है। पहला है अवधारणा, परसेप्शन। ये पहला चरण है जहां हम जानकारी को अपनी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, पढ़कर, देखकर, सुनकर। जैसे किसी किताब का पैराग्राफ पढ़ना या कोई डेमो देखना, इनपुट स्टेज है ये। दूसरा है प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। इस चरण में दिमाग उस जानकारी का मतलब निकालता है, उसे समझने की कोशिश करता है, विश्लेषण करता है और सबसे जरूरी, उसे अपने पहले से मौजूद ज्ञान के नेटवर्क से जोड़ता है। यहां जानकारी सिर्फ सूचना नहीं रहती, समझ बनने लगती है, मेकिंग सेंस। अच्छा, कनेक्शन बनाना, बिल्कुल। और तीसरा प्रदर्शन। ये वो चरण है जहां लर्नोग्राफी का खास जोर है। इसमें सीखे हुए ज्ञान को किसी न किसी मोटर क्रिया के जरिए व्यक्त करना शामिल है। चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, चित्र बनाना हो, कोई मॉडल बनाना हो या किसी समस्या को हल करने के लिए कदम उठाना हो। आउटपुट। और ये चक्र अवधारणा, प्रसंस्करण, प्रदर्शन, ये लगातार चलता रहता है और हर बार चलने से कुछ मजबूत होता है। एकदम सही। हर बार जब ये चक्र पूरा होता है, खासकर जब प्रदर्शन वाला हिस्सा शामिल होता है, वो मोटर एक्शन वाला पार्ट, हाँ, तो दिमाग में उस ज्ञान से जुड़े न्यूरल पाथवेज यानी ज्ञान हस्तांतरण के मार्ग और मजबूत होते हैं। बार बार अभ्यास और प्रदर्शन से ये मार्ग इतने कुशल और स्वचालित, मतलब ऑटोमेटिक हो जाते हैं कि हमें उस काम को करने या उस कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। सीखना सहज हो जाता है, नेचुरल। ये पारंपरिक मॉडल से वाकई अलग लगता है, जहां अक्सर जोर अवधारणा मतलब जानकारी देने पर और शायद कुछ हद तक प्रसंस्करण मतलब रट लेने पर होता है। प्रदर्शन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, खासकर एकेडमिक विषयों में तो। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहीं पर लेख स्कूल जाने के रास्ते, जो भौतिक मार्ग हैं, और ज्ञान हस्तांतरण के मार्ग, जो आंतरिक न्यूरल मार्ग है, के बीच का महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करता है। इसे समझना जरूरी है कि असली सीखने की जगह कौन सी है, रियल लर्निंग कहाँ हो रही है। हाँ, इस अंतर पर थोड़ा और जोर दें। इसका क्या मतलब है शिक्षा व्यवस्था के लिए? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? देखिए, स्कूल जाने का रास्ता एक बाहरी भौतिक यात्रा है। छात्र रोज स्कूल जाता है, क्लासरूम में बैठता है, ये फिजिकल है। जी। ज्ञान हस्तांतरण के मार्ग दिमाग के अंदर बनने वाले न्यूरोफंक्शनल रास्ते हैं। ये अदृश्य हैं, लेकिन असली सीखने की क्रिया यहीं होती है, दिमाग के अंदर। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अक्सर भारी ढांचे, इमारतें, पाठ्यक्रम की लंबाई, कितने घंटे लेक्चर हुए, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। हाँ, मैट्रिक्स बाहरी ज्यादा है। बिल्कुल। लर्नोग्राफी कहती है कि असली अकादमिक यात्रा, असली ज्ञान निर्माण दिमाग के अंदर इन न्यूरल मार्गों पर होता है। सीखने और बदलाव की असली जगह कक्षा की दीवारें नहीं, दिमाग के सर्किट हैं। द रियल क्लासरूम इज द ब्रेन। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि शिक्षा का असली उद्देश्य इन बाहरी ढांचों को बनाए रखना नहीं, बल्कि छात्रों के दिमाग में ज्ञान के इन अंदरूनी मजबूत मार्गों का निर्माण करवाना होना चाहिए। Is that the goal? यकीनन, बिल्कुल। प्रभावी शिक्षा वो है जो छात्रों को इन आंतरिक मार्गों को बनाने में सक्रिय रूप से मदद करे, एक्टिवली। इसका मतलब है ऐसी शिक्षण विधियां अपनाना जो निष्क्रिय सुनने के बजाय सक्रिय भागीदारी, ब्रेन पेज बनाने, मतलब ज्ञान को अपने तरीके से व्यवस्थित करने और कार्य आधारित मोटर जुड़ाव को बढ़ावा दें। शिक्षक का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं रह जाता, बल्कि सीखने की इस आंतरिक प्रक्रिया को सुगम बनाना है, एक फैसिलिटेटर बनना है। इसी सोच को अमल में लाने के लिए लेख हैप्पीनेस क्लासरूम का उदाहरण देता है, जो तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के मॉडल का हिस्सा है। ये क्या है और ये लर्नोग्राफी के सिद्धांतों को कैसे लागू करता है? क्या खास है इसमें? हैप्पीनेस क्लासरूम दरअसल एक ऐसा सीखने का माहौल है जहां जानबूझकर और व्यवस्थित तरीके से सिस्टमैटिकली इन ज्ञान हस्तांतरण मार्गों का निर्माण किया जाता है। इसे लेख में एक ब्रेन पेज मेकिंग क्लासरूम कहा गया है। ब्रेन पेज मेकिंग क्लासरूम, ये सुनने में क्रांतिकारी लगता है। तो यहाँ पारंपरिक क्लासरूम से अलग क्या होता है? यहाँ लंबे लंबे लेक्चर नहीं होते, बोरिंग लेक्चर नहीं। छात्र ज्ञान के छोटे छोटे मॉड्यूल के साथ सक्रिय रूप से इंटरेक्ट करते हैं। उन्हें पहले यह सिखाया जाता है कि सीखना कैसे है, लर्निंग हाउ टू लर्न। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, मेटा लर्निंग पर भी फोकस है। बिल्कुल। जोर कार्य अभ्यास, टास्क रिहर्सल, साइकोलॉजिक दोहराव, साइकोलॉजी रेपिटेशन। इसका मतलब है किसी चीज को खास अंतराल और तरीके से दोहराना ताकि वो दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। सिर्फ रटना नहीं, और मोटर जुड़ाव पर होता है।
छात्र खुद ज्ञान के निर्माता बनते हैं, नॉलेज क्रिएटर्स, नॉट जस्ट कंज्यूमर्स। तो इसमें शिक्षक की भूमिका क्या रह जाती है फिर, अगर छात्र खुद निर्माता हैं तो? शिक्षक यहाँ एक लेक्चरर की भूमिका से हटकर एक मॉडरेटर, एक गाइड या सीखने के माहौल के डिजाइनर की भूमिका निभाता है, आर्किटेक्ट ऑफ लर्निंग। वो छात्रों को सक्रिय रहने, सवाल पूछने और ज्ञान मॉड्यूल के साथ जूझने मतलब स्ट्रगल करने के लिए प्रेरित करता है। इस मॉडल में सीखना एक स्वाभाविक, आकर्षक और काफी हद तक स्वप्रेरित, सेल्फ ड्रिवन प्रक्रिया बन जाता है, ना कि कोई बोझ या मजबूरी। ये सुनने में तो बहुत प्रभावी लगता है। क्या इस सब के पीछे कोई मजबूत वैज्ञानिक आधार है? दिमाग में ये रास्ते बनते कैसे हैं? मतलब साइंटिफिक बेसिस क्या है? हाँ, इसका सबसे मजबूत आधार है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, सुना है ये शब्द। हाँ, ये दिमाग की वो अद्भुत क्षमता है जिसके कारण वो अनुभवों, सीखने और अभ्यास के जवाब में अपनी संरचना और कार्यप्रणाली को बदल सकता है। रिवायर कर सकता है खुद को? मतलब दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्लास्टिक की तरह है जिसे मोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। तो हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं, अभ्यास करते हैं या किसी समस्या को हल करते हैं, तो हमारे दिमाग के कनेक्शंस सचमुच बदल रहे होते हैं, फिजिकली। एकदम सही। हर बार जब कोई छात्र किसी कौशल का अभ्यास करता है, कोई अवधारणा समझता है या उसे लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है, तो उसके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं या पुराने कनेक्शंस मजबूत होते हैं। ये सिनेप्टिक कनेक्शंस ही उस ज्ञान या कौशल को एनकोड करते हैं। अच्छा, और मोटर अभ्यास खास तौर पर इस प्रक्रिया को तेज और मजबूत करता है, क्योंकि ये दिमाग के ज्यादा हिस्सों को सक्रिय करता है और ज्ञान को क्रिया से, एक्शन से जोड़ता है। इसी वजह से शायद किसी चीज को सिर्फ पढ़ने या सुनने की तुलना में उसे करने, लिखने या सिखाने से वो ज्यादा स्थायी रूप से याद रहती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। निश्चित रूप से ये विचार को क्रिया में बदलने जैसा है, जो ज्ञान को दिमाग में गहराई तक अंकित कर देता है, डीप लर्निंग। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो निचोड़ ये है कि असली सीखना कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक गहरी, आंतरिक, सक्रिय प्रक्रिया है ना? हाँ, बिल्कुल। ये दिमाग में जानकारी भरने जैसा नहीं, बल्कि जानकारी से न्यूरल रास्ते बनाने जैसा है। और इन रास्तों को बनाने में सिर्फ दिमाग ही नहीं, बल्कि हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारी आवाज यानी मोटर गतिविधियां एक अहम भूमिका निभाती हैं। ये जानकारी लेना नहीं, उसे सचमुच अपना बनाना है, उसे जीना है। यह हमें याद दिलाता है कि असली कक्षा हमारा दिमाग है और असली काम उसके अंदर ज्ञान के मजबूत और कुशल राजमार्ग बनाना है। ये सोच न सिर्फ सीखने को ज्यादा प्रभावी बना सकती है, बल्कि ज्यादा स्थायी और आनंददायक भी। लर्निंग कैन बी जॉयफुल। ये वाकई शिक्षा को देखने का एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क देता है। ये पारंपरिक तरीकों पर सवाल खड़े करता है कि क्या वे दिमाग के इन अंदरूनी राजमार्गों को बनाने में मदद कर रहे हैं या सिर्फ बाहरी सड़क पर ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सीखने के माहौल कैसे डिजाइन करें, चाहे वो स्कूल हो, ऑनलाइन कोर्स हो या खुद से पढ़ना। सफलता का पैमाना क्या हो, सिर्फ परीक्षा में अंक, या ये देखना कि ज्ञान कितना गहरा उतरा है, कितना इस्तेमाल करने लायक बना है, कितना एक्शन में बदला है। बहुत खूब। तो आज की इस बातचीत के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस रोत में मोटर जुड़ाव पर जो इतना जोर दिया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए कोई अपनी रोजमर्रा की सीखने की प्रक्रिया में, चाहे वो कोई नई भाषा सीखना हो, कोई तकनीकी कौशल हो या फिर इतिहास जैसा विषय ही क्यों ना हो, जानबूझकर ज्यादा करने को, डूइंग को कैसे शामिल कर सकता है, कैसे ज्यादा एक्टिव हो सकता है। और दूसरा सवाल, अगर दिमाग ही असली कक्षा है तो पारंपरिक स्कूल या कॉलेज सेटिंग के बाहर, जैसे कि वर्क प्लेस ट्रेनिंग में, ऑनलाइन लर्निंग में या सेल्फ स्टडी में, सीखने के अनुभवों को इस तरह कैसे डिजाइन किया जा सकता है कि वो दिमाग में ज्ञान के ये गहरे रास्ते बना सके। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तरों पर सोचने की जरूरत है। कैसे हम सीखने को जानकारी के लेन देन से आगे ले जाकर एक सक्रिय, रचनात्मक और दिमाग आधारित निर्माण प्रक्रिया बना सकते हैं, एक क्रिएशन प्रोसेस। सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है। आज की इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मजा आया बातचीत करके।